नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 जुलाई 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 23 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। इस सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। यह अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है। बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल इंश्योरेंस जीपीटी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरेटिव एआई टूल इंश्योरेंस जीपीटी फॉर इंश्योरेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंप्लीफाई। यह दुनिया का पहला कस्टम निर्मित जीपीटी टूल है जो नो कोड एआई संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है। जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके डेटा के विभिन्न रूपों को उत्पन्न करने के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। एआई ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनी सिंप्लीफाई हेल्थ केयर का वैश्विक मुख्यालय शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आईआईटी दिल्ली का अपना पहला ग्लोबल कैंपस किस शहर में स्थापित किया जाएगा? IIT Delhi will set up its first global campus in which city? The right answer is option number D, आबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इससे संबंधित MOU पर आबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। सितंबर 2024 से बैचलर्स डिग्री कोर्सेज भी शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले IIT मद्रास ने भी अफ्रीकी देश तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। 24वें कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? फ्रॉम विच सिटी द वीमेंस ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली वाज फ्लैग्ड ऑफ टू मार्क द 24th कारगिल विजय दिवस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से द्रास तक महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की है। यह रैली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होकर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख में समाप्त होगी। इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी द इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित इस रक्षा प्रदर्शनी में 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी। इस 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। यह प्रदर्शनी का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा जिसे पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं।
बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है, और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा? 82.49%, एंड दैट इज एमपीएन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे एमपीएन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एमपीएन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा, और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको, और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों, और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, और इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 26 विपक्षी दलों ने मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किस नाम से एक नए गठबंधन का ऐलान किया है? 26 opposition parties together have announced a new alliance before the 2024 Lok Sabha elections. By which name? The right answer is option number C, इंडिया। बेंगलुरु में बैठक के लिए जुटे 26 विपक्षी दलों ने इस नए अभ्यास का नाम रखा है इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। इसमें कांग्रेस, जदयू, राजद, सपा जैसे दल शामिल हैं। इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी
और इसके सहयोगी दल द्वारा बनाए गए सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से होगा। आरबीआई ने किस राज्य के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आरबीआई के अनुसार यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो कि नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश में संचालित है, ने 19 जुलाई को कारोबार बंद कर दिया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की प्रासंगिक धाराओं का पालन करने में विफल रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 80। भारतीय पासपोर्ट अब 2022 के 87वें स्थान की तुलना में 2023 में 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80वें नंबर पर पहुंच गया है, जिससे इसके धारकों को 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त हो गई है। यह सूचकांक 199 विभिन्न पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को शामिल करता है। सिंगापुर के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो अपने नागरिकों को विश्व भर के 227 में से प्रभावशाली 192 यात्रा स्थलों तक वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जबकि दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। विंबलडन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वीमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्केटा वोंड्रोसोवा। चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसेवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मैच में मार्केटा ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जबूर को 6-4, 6-4 से करारी शिकस्त दी। विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 और 6-4 से मात देकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इससे पहले इन्होंने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। अल्काराज राफेल नडाल और मैनुअल सेंटाना के बाद विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। गोमती नदी किस राज्य से निकलती है? गोमती रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल में प्रारंभ होती है और वाराणसी जिले के सैदपुर कैथी के पास गंगा नदी से मिलती है। अभी न्यूज में क्यों है? गोमती नदी अपनी 12 स्थिति एवं संरक्षण को लेकर विवादास्पद मुद्दों का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में गोमती को गैर 12 नदी घोषित किया था, जिसकी जल विशेषज्ञों और नदी अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में 2022 तक गोमती को देश की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में भारत के सबसे अमीर विधायक कौन है? हु इज द रिचेस्ट MLA ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, DK शिव कुमार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 20 सबसे अमीर विधायकों में 12 विधायक कर्नाटक राज्य से हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार की कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपये है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक के विधायक KH पुट्टास्वामी गौड़ा हैं, जिनकी संपत्ति है 1267 करोड़ रुपये। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर कर्नाटक विधानसभा में सबसे कम उम्र के कांग्रेस विधायक प्रियकृष्ण हैं, जबकि चौथे नंबर पर हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। सबसे कम संपत्ति वाले विधायक पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक निर्मल कुमार धारा है, जिनकी कुल घोषित संपत्ति सिर्फ 1700 रुपये है। इसके बाद ओडिशा से निर्दलीय विधायक मकरंदा मुदुली हैं, जिनकी कुल संपत्ति है मात्र 15,000 रुपये। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिलीज बाय नीति आयोग?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिख रहा है। राज्यसभा उपाध्यक्ष के पैनल में कितनी महिला सांसदों को नामांकित किया गया है? हाउ मेनी वीमेन parliamentarians have been nominated to the panel of राज्यसभा वाइस चेयरपर्सन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पैनल में समान प्रतिनिधित्व मिला है। महिला आरक्षण विधेयक जो पहली बार 1996 में पेश किया गया था अभी भी लंबित बना हुआ है। तो इन चारों को शामिल किया गया है। पीटी उषा, डॉक्टर फौजिया खान, एस फांगनोन कोन्याक जो कि नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं, और सुलाता देव। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। G20 के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 20 और 21 जुलाई को पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मंच बनाने का आह्वान किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने किया था। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने VS पठानिया का स्थान लिया है जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद राकेश को फरवरी में महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राकेश भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। राकेश को उनकी शानदार सेवा के लिए 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय ने जीता है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज वन बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने ई खरीद इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं। 100 दिनों में मात्र 3,909 करोड़ रुपये का खरीद किया गया है, जो कि लास्ट ईयर के 4,000 करोड़ के बराबर है। कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया है। NLC इंडिया लिमिटेड को समय पर भुगतान यानी टाइमली पेमेंट्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स TCRM फ्रेमवर्क जारी किया गया है? टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स TCRM फ्रेमवर्क हैज बीन रिलीज बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। इसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन किया गया है। TCRM मैट्रिक्स का अर्थ तकनीकी वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स है। TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एक एकीकृत मूल्यांकन मॉडल प्रस्तुत करता है जो प्रौद्योगिकी विकास चक्र के हर चरण में हितधारकों को गहन अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधनों पर आयोग के 19वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 19th
सेशन ऑफ द कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर हेल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोम। विश्व भर के प्रतिनिधि इटली की राजधानी रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मुख्यालय में एकत्रित हुए। यह 5 दिवसीय सत्र 3 प्रमुख विषयों पर केंद्रित था: जैव विविधता, पोषण और मानव स्वास्थ्य पर कार्य की समीक्षा, भोजन एवं कृषि तक पहुंच व लाभ साझाकरण, तथा तीसरा खाद्य तथा कृषि के लिए डिजिटल अनुक्रम जानकारी। यह जो आयोग है संयुक्त राष्ट्र की FAO की एक विशेष एजेंसी है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल में। न्यूज में क्यों है? तिरुवनंतपुरम में स्थित इस संस्थान में टाइगर ऑर्किड खिल रहे हैं। तस्वीर में देखिए, इस पौधे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे ऑर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वैसे मूल रूप से यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। यह अभ्यारण्य शोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। यह लाओ खोआ बुरा चापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। अभी न्यूज में क्यों है? अभ्यारण्य में भूमि विवाद के हिंसक हो जाने से 2 बच्चों की मां रहीमा खातून, जो कि 40 वर्ष की थी, की मौत हो गई है और वन रक्षकों सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। यह अभ्यारण्य ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, हॉग हिरन, जंगली सुअर और हाथियों का निवास स्थल है। श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना फरवरी 2021 में हुई थी। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। यह वैगई के प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्र मेगामलाई को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। न्यूज में क्यों है? अभी वन विभाग ने थेनी में मेगामलाई डिवीजन के इस टाइगर रिजर्व में 12 अवैध, अनाधिकृत या गैर मान्यता प्राप्त रिजॉर्ट्स की पहचान की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ये बैठक जुलाई 2023 महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ब्रिटेन ने बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 18 जुलाई को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए मानव विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं व क्षमताओं को रेखांकित किया, मगर साथ ही इस क्रांतिकारी नवीन प्रौद्योगिकी के बुरे इरादों के साथ प्रयोग के विरुद्ध आगाह भी किया है। UN प्रमुख ने कहा कि AI अगर साइबर हमले करने, गहरा झूठ या दुष्सूचना और हेट स्पीच फैलाने का एक मुख्य हथियार बन गई तो वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 43 लाख लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है। इस अवधि के दौरान देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ गरीब कम हो गए हैं। अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के प्रावधान की सुविधा के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइंड MOU विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक। MOU के अनुसार लाभार्थियों के डेटा को कैनरा बैंक द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कैनरा बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। यह योजना
उन पुराने कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए है जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कला पत्र आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या कभी कला पत्र आदि के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण इन्हें कष्टकारी जीवन जीना पड़ता है या दरिद्र स्थिति में रहना पड़ता है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड मेंटेनिंग द resilience of the global supply chain? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, जापान। इसी के साथ जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हाल ही में हो गया है? Which state's former chief minister Oman Chandi passed away recently? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, केरल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का 18 जुलाई को निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। वह 2004 से 6 और फिर 2011 से 16 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह 2006 से लेकर 11 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। जूरियन खाड़ी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज जूरियन गल्फ लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जूरियन खाड़ी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के व्हीट बेल्ट क्षेत्र में एक तटीय शहर है जो हिंद महासागर के सामने पर्थ से 220 किलोमीटर उत्तर में है। अभी न्यूज में क्या है, इसके समुद्र तट पर एक रहस्यमयी और अज्ञात विशाल धातु का ऑब्जेक्ट, तस्वीर में देखिए 2 मीटर लंबी बेलनाकार वस्तु देखा गया जो बहता हुआ तट के पास आ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट का ईंधन टैंक हो सकता है। भारत का नवीनतम PSLV मिशन PSLV 55 था जिसे इस वर्ष अप्रैल में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और देखिए तस्वीर में बहुत सारी समानताएं मिल रही है। यह है PSLV 55 और यह जो ऑब्जेक्ट मिला है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इस आयोजन की मेजबानी के लिए राज्य सरकार के पर्यटन आयोग और वर्ल्ड वाइड मीडिया WWM के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहला मौका है जब गुजरात में फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन से राज्य में फिल्म गंतव्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह जो पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार, यह वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसका आयोजन पहली बार 1954 में किया गया था। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।